साथियों नमस्कार। अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। और इसी क्रम में आज जानेंगे, कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो अधिगम का मुख्य अर्थ सीखना होता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है और ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार, वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। यह प्रक्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है और सीखने की प्रक्रिया की दो विशेषताएं हैं: निरंतरता, कंटिन्यूटी के साथ, और सार्वभौमिकता। यह प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है और इसलिए मनुष्य अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। बर्थ टू डेथ वो कुछ न कुछ सीखता है, सीखने का अभ्यास करता रहता है। और स्किनर महोदय ने सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ऐसी बातें बताई। यानी अधिगम का सीधा सीधा अर्थ सीखने से है, लर्न करने से है, और व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ये बातें हमें अधिगम के परिभाषा में और अधिगम के तात्पर्य में पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 21। यह है, कुसमायोजित बालक किसे कहते हैं? तो कुसमायोजित बालक, जब बालक का व्यक्तित्व अपने सामाजिक और विद्यालयी वातावरण से अंतःक्रिया करने में असफल हो जाता है। जब बालक अपने व्यक्तित्व में सामाजिक और विद्यालयी वातावरण से अंतःक्रिया करने में असफल हो जाता है, तो वह समाज से अपने को समायोजित नहीं कर पाता और बालक के जीवन में बहुत सारी विशेष आकांक्षा होती है जिन्हें वह पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाता, जिससे उसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर उसे हतोत्साहित कर देते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप बालक अपने समाज में संतुलित नहीं रख पाता और समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाता। ऐसी दिशा में और ऐसी दशा में जिन बालकों का समायोजन नहीं हो पाता, उन्हें ही कुसमायोजित बालक कहते हैं। एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, बालक का लक्ष्य होता है, वह बालक जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो हतोत्साहित होने की जो है एक मनोभाव उसके अंदर आ जाती है और जिसके कारण वो समाज से कटने लगता है। और ये फिर जो है ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उसे ही कुसमायोजित बालक कहते हैं। गेट्स महोदय ने एक महत्वपूर्ण बातें हमें इसमें बताई है। वे कहते हैं कि कुसमायोजित बालक वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं प्राप्तियां सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित नहीं हो पाती। तो वे कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित नहीं हो पाती, इन्हें ही हम कुसमायोजित बालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। पिछड़े बालक का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है कि मुख्यतः जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता, कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। तो पिछड़े बालक के अर्थों में औसत कार्य का ना कर पाना और कक्षा में औसत छात्रों से पीछे रह जाना, ये दो बातें पिछड़े बालक की एक मूलभूत विशेषता कहें या मूलभूत कारण कहें। तो पिछड़े बालक का मंद बुद्धि का होना आवश्यक नहीं है। सोनेल के अनुसार पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, सीखने की परिभाषा लिखिए। तो सीखने की परिभाषा निम्नलिखित है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी सीखने के क्रम में उत्तरोत्तर विकास होता है, उत्तरोत्तर सामंजस्य होता है।
अब क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखने से अच्छी आदतों का निर्माण होता है, ज्ञान बढ़ता है और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। ये क्रो एंड क्रो महोदय हमें बताते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। तो प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है विशाल शब्दकोश। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी पहली विशेषताएं है कि उनके पास जो है शब्द का ज्ञान पर्याप्त रूप से होता है। दूसरा है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तीसरा है दैनिक कार्यों में भिन्नता। चौथा है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। पांचवा है अमूर्त विषयों में रुचि। अलग अलग सब्जेक्ट में रुचि, अमूर्त विषयों में उनकी रुचि होती है। छठवां है पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। तो ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 25 है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, विधियां, निर्देशन तथा परीक्षण और प्रमापन आदि सभी कुछ आ जाता है और इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय अत्यंत व्यापक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित अध्ययन विधियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिनमें पहला है अंतर्दर्शन विधि, दूसरा है निरीक्षण विधि, तीसरा है प्रयोगात्मक विधि प्रयोग करके, चौथा तुलनात्मक विधि तुलना करके, पांचवा विकासात्मक विधि अर्थात विकासात्मक कैसे जो है ग्रोथ हो इस मेथड का प्रयोग करके, छठा है जीवन वृत्त अध्ययन विधि, सातवां है निदानात्मक विधि, आठवां है मनोविश्लेषणात्मक विधि, नौवां है सांख्यिकीय विधियाँ। ये शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियाँ हैं और बहुत ही 9 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। हम जब निष्पत्ति परीक्षण में उपलब्धियों की चर्चा करते हैं कि बालक की उपलब्धियाँ किस प्रकार से उसको मापा जाए, तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ हैं कुछ उससे रिलेटेड ही निष्पत्ति परीक्षण में बालक के उपलब्धि की विधियाँ भी हमें उसी रूप में दिखाई पड़ती हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। 27वां प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि शिक्षण के माध्यम से जो कुछ भी सीखा गया है और उसका प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना ही शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आपने जो चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सीखी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और इसका उपयोग एक मकान को बनाने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की विधियों का आप प्रयोग करते हैं, तो यही जो आपने सीखा और इसका जो है किसी परिस्थिति में उपयोग किया, यही अधिगम का स्थानांतरण और शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। तो शिक्षण के स्थानांतरण को स्पष्ट करते हुए लिसनिंग ने लिखा है कि शिक्षण स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, निपुणता, आदत, अभियोग्यता या अन्य प्रतिक्रियाओं का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है। इस प्रकार परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का अन्यत्र किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग ही शिक्षण का स्थानांतरण है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे वह मनोविज्ञान में हो, चाहे वह इतिहास में हो, चाहे वह ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में हो, चाहे वह शैक्षिक तकनीक में हो, इन सभी में जो बातें आप सीख रहे हैं आने वाले जीवन के आयामों में आप इनका प्रयोग करेंगे तो यही सीखना जो है अधिगम। एक जगह सीखते हैं आप, दूसरी जगह प्रयोग करते हैं, यही शिक्षण का स्थानांतरण है और इसी को ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत बताइए। तो बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनमें से कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है अद्वैत सिद्धांत, दूसरा है सीमित शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है दो तत्व का सिद्धांत, चौथा है बहुतत्व का सिद्धांत, पांचवा है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। और छठा है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो ये बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनमें हम 6 सिद्धांत देखते हैं। अद्वैत, सीमित शक्ति का सिद्धांत, दो तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत और क्रमिक महत्व का सिद्धांत। एक प्रश्न पर और चर्चा करेंगे। वह प्रश्न है वंशानुक्रम का अर्थ बताइए। तो साधारणतः लोगों का यह विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है। इसका अभिप्राय है कि बालक रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में माता पिता से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, और दूसरे शब्दों में उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। यदि माता पिता विद्वान हैं तो बालक भी विद्वान होता है, पर यह भी देखा जाता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसके पूर्वजों से भी अपने शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम और वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। आपने स्पीयरमैन के बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा। उसमें दादा दादी, नाना नानी, परदादा परनानी और परनाना परनानी, इस तरीके से 2-3 पीढ़ियों को लेकर के भी वंशानुक्रम के जीन बच्चे में आते हैं, ऐसी बातें बताई गई हैं। हालांकि उस सिद्धांत को बहुत अधिक मान्यता नहीं मिल पाई है। तो वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने हमें परिभाषाएं बताई हैं, उन्हें देखते हैं। बीएन झा वे कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। उर्वर्थ के शब्दों में वंशानुक्रम में सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय और जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती है। तो ये एक बायोलॉजिकल बात है, जिसमें जो है लगातार प्रयोगों और संशोधनों के माध्यम से ये बातें निकलकर सामने आई हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। समायोजन के लक्षण बताइए। तो समायोजन कैसे हो सकता है व्यक्ति का? तो व्यक्ति को परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, संतुलन बनाकर रखना चाहिए, तभी वो समायोजन कर पाएगा। पर्यावरण को जानना और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंताएं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। चौथा है संतुष्टि एवं सुख। यह भी समायोजन के लक्षण है कि जहाँ संतुष्टि मिलेगी व्यक्ति वहीं रहेगा, जहाँ सुख प्राप्त होगा वहीं रहेगा, जहाँ दुखी रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, वहाँ से जाने की कोशिश करेगा। पांचवा है संवेगात्मकता। उसका संवेग अच्छा होना चाहिए, प्रसन्न भाव रहना चाहिए, मनोभाव अच्छा रहना चाहिए। छठा है साहसी एवं समस्या का समाधान करने में वह व्यक्ति काफ़ी सक्षम हो। तो आज हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की और यह क्रम, यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।